हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 5 देखने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज ओपन करके वो चारों वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। दोस्तों आज का वीडियो भी एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रूस ने। ठीक है, आपको याद रखना है किसने, रशिया ने। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिसंबर 1917 में जर्मनी रूस के साथ युद्ध विराम और शांति वार्ता के लिए सहमत हुआ और लेनिन ने एक संधि पर बातचीत करने के लिए लियोन ट्राटस्की को बेलारूस के ब्रेस्ट लिटोवस्क भेजा था और तभी ये संधि हुई थी। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कब की जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सही आंसर हो जाएगा डी, 3 सितंबर 1939। ठीक है, आपको याद रखना है 3 सितंबर 1939 को प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ब्रिटिश लोगों को ये घोषणा करने के लिए हवाई जहाज पर गए कि उनके देश और जर्मनी के बीच युद्ध की स्थिति मौजूद है और द्वितीय विश्व युद्ध तब तक शुरू हो चुका था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कब घोषणा की गई थी। तो 3 सितंबर 1939 को। अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1941 में। अमेरिका कब? 1941 में। 7 दिसंबर 1941 को जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में अमेरिका बेड़े पर बमबारी करने तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश नहीं किया था। लेकिन जब इन्हें कर दिया, जापानियों ने जब हमला किया, उसके बाद से जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ 1941 में, तभी अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि हम युद्ध में शामिल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान आत्मसमर्पण करने वाला धुरी राष्ट्र का अंतिम देश था, कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जापान। ठीक है, धुरी राष्ट्र का अंतिम देश जापान था जिसने सबसे बाद में आत्मसमर्पण किया है। देखिए टोक्यो खाड़ी में यूएसए मिसोरी पर सवार होकर जापान ने औपचारिक रूप से मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। तो आपको याद रखना अंतिम देश कौन सा था, तो वो था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की मृत्यु के बाद एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, जोसेफ गोएबल्स। ठीक है, जोसेफ गोएबल्स को एक दिन का चांसलर बनाया गया था। देखिए हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। हिटलर की इच्छा के अनुसार गोबेल्स को उसके बाद जर्मनी का चांसलर बने, वो उनकी इच्छा थी कि गोबेल्स बने। उन्होंने इस पद पर एक दिन के लिए सेवा दी थी। तो आपको याद रखना, अगर पूछा जाए कि हिटलर के बाद कौन बना, तो हिटलर की इच्छा थी कि गोबेल्स बने, इसलिए गोबेल्स ने एक दिन के लिए जर्मनी के चांसलर का पद संभाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया, तो कहां पर चलाया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, नुर्नबर्ग में मुकदमा चलाया गया था। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नुर्नबर्ग परीक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों की सेना द्वारा जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में किए गए 13 परीक्षणों की श्रृंखला थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने 1 अक्टूबर 1946 को युद्ध अपराधों के लिए 12 उच्च पदस्थ नाजियों को मौत की सजा सुनाई। इसे इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा कहा जाता है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना कहां पर हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, वाइमर में। ठीक है, कहां पर हुई थी? वाइमर में स्थापना हुई थी। देखिए वाइमर गणराज्य 1919 से 1933 तक जर्मनी की सरकार थी। ठीक है, तो ये आपको ये टाइम भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। बुल्गारिया की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा 681 ईसा पूर्व बुल्गारिया की स्थापना हुई थी।
पहला बुल्गारिया साम्राज्य एक मध्ययुगीन बुल्गारिया राज्य था जो 7वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच दक्षिण पूर्वी यूरोप में अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना 681 में हुई थी जब अस्परुह के नेतृत्व में बुल्गार जनजातियां उत्तर पूर्वी बाल्कन में चली गई थी। तभी क्या हुआ था, ये बुल्गारिया का की स्थापना हुई थी। नाटो पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1949। ठीक है, नाटो पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? 1949 में। संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी भी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होंगे। मतलब एक संगठन है कि अगर बाहर से कोई हमला होता है तो सभी एक साथ, जितने इसके सदस्य हैं वो सब एक साथ उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। तो ये था नाटो जिसे 1949 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेपोलियन वन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई थी वो? तो सही आंसर हो जाएगा डी, वाटरलू की लड़ाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखें तो वाटरलू की लड़ाई रविवार 18 जून 1815 को बेल्जियम में वाटरलू के पास लड़ी गई थी जो उस समय नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था। नेपोलियन बोनापार्ट की कमान के तहत एक फ्रांसीसी सेना को 7वें गठबंधन की 2 सेनाओं ने हराया था। तो आपको ये याद रखना है, वाटरलू की लड़ाई जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। 79 ईस्वी में किस पर्वत के ज्वालामुखी में पोम्पई शहर को राख से दबा दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार। सही आंसर हो जाएगा डी, माउंट वेसुवियस। आपको याद रखना है कौन सा ज्वालामुखी? तो माउंट वेसुवियस। देखिए माउंट वेसुवियस इटली में नेपल्स की खाड़ी के पास एक ज्वालामुखी है जो सैकड़ों हजारों साल पुराना है और 50 से अधिक बार फट चुका है। इसका सबसे प्रसिद्ध विस्फोट वर्ष 79 ईस्वी में हुआ था जब ज्वालामुखी ने प्राचीन रोमन शहर पोम्पई को ज्वालामुखी की राख के मोटे कालीन के नीचे दबा दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ऑल रेड लाइन का उद्घाटन कब किया गया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 1902 में ऑल रेड लाइन का उद्घाटन किया गया था। ऑल रेड लाइन विद्युत टेलीग्राफ की प्रणाली का एक अनौपचारिक नाम था जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों को जोड़ता था। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 1902 को हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, लुई 16। आपको याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 जो थे वो राजा थे। देखिए लुई 16वें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजशाही के पतन से पहले फ्रांस के अंतिम राजा थे। गिलोटिन की सजा से पहले 4 महीनों के दौरान उन्होंने नागरिक लुई केपेट के रूप में संदर्भित किया गया था। 1485 में हेनरी ट्यूडर ने किसे हराया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रिचर्ड थर्ड को। 1485 में हेनरी ट्यूडर ने किसको हराया है? रिचर्ड थर्ड को। बोसवर्थ की लड़ाई जो 22 अगस्त 1485 को हुई, रोजेस के युद्धों का अंतिम महत्वपूर्ण संघर्ष था। यार्किस्ट राजा रिचर्ड थर्ड की सेनाओं को हेनरी ट्यूडर ने हरा दिया था जिससे प्लांट जेनेट राजवंश का अंत हुआ और ट्यूडर युग का जन्म हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम किस राजवंश से संबंधित थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा सी, ट्यूडर राजवंश से संबंधित थी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। देखिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ट्यूडर राजवंश से संबंधित थी। एलिजाबेथ का जन्म 1533 में इंग्लैंड के ग्रीनविच में हुआ था। वह इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम और उनकी दूसरी पत्नी एनी बोलेन की बेटी थी। तो आपको ये याद रखना है। प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा डी, पोप अर्बन द्वितीय के द्वारा प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा की गई थी। 27 नवंबर 1095 को पोप अर्बन द्वितीय ने शायद मध्य युग का सबसे प्रभावशाली भाषण दिया जिसमें पवित्र भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए यूरोप के सभी ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ युद्ध करने के लिए बुलाकर धर्म युद्ध को बढ़ावा दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनरी ट्यूडर ने ताज पर कब्जा कब किया? ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा डी, 1485 में हेनरी ट्यूडर ने ताज पर कब्जा
कर लिया था। हेनरी सेवंथ 22 अगस्त 1485 को ताज पर कब्जा से लेकर ताज पर कब्जा करने से लेकर 21 अप्रैल 1509 को अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा और आयरलैंड के लॉर्ड थे। वह ट्यूडर हाउस के पहले राजा थे। वह युद्ध के मैदान में अपना सिंहासन जीतने वाले इंग्लैंड के अंतिम राजा थे। तो आपको याद रखना है हेनरी सेवन का नाम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज पंचम। ठीक है, जो जॉर्ज 5 थे या जॉर्ज पंचम थे, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के राजा थे। जॉर्ज पंचम यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश डोमिनियन के राजा, और 6 मई 1910 से 1976 में अपनी मृत्यु तक वो भारत के सम्राट रहे थे। जॉर्ज पंचम आपको याद रखना है। किसी घटना के कारण और तत्काल उत्पत्ति के बीच अंतर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, थ्यूसिडाइसिस। ठीक है, थ्यूसिडाइसिस जो थे ये एक एथेनियन इतिहासकार और जनरल था। पेलोपोनेशियन युद्ध का उनका इतिहास 411 ईसा पूर्व तक स्पार्टा और एथेंस के बीच 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के युद्ध का वर्णन करता था। ये जो थ्यूसिडाइस थे, इनको लोगों ने वैज्ञानिक इतिहास का जनक करार दिया था, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये याद रखना है। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा ये किसकी थी ये बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग थी मोनालिसा। देखिए, मोनालिसा इतावली पुनर्जागरण कलाकार लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध रचना है। इसे कला का सबसे जीवंत कार्य माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस चित्रकारी है मोनालिसा, आपको ये याद रखना है। त्रिपक्षीय आवर्तीकरण मानक किसने बनाया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, क्रिस्टोफ सेलारियस के द्वारा त्रिपक्षीय आवर्तीकरण मानक बनाया गया था। वैकल्पिक शब्द मध्ययुगीन मीडियम एवं से निकला है। जर्मन 17वीं शताब्दी के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस के बाद त्रिपक्षीय अवधिकरण मानक बन गया था। नेपोलियन प्रथम ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, 1804। नेपोलियन प्रथम ने स्वयं को 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। देखिए, 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन ने नोट्रे डेम डे पेरिस में खुद को सम्राट नेपोलियन प्रथम का ताज पहनाया। राज्य अभिषेक के दौरान उन्होंने पोप पायस 7 के हाथों से ताज छीन लिया और खुद को ताज पहनाया था। तो याद रखना है कब? 1804 में, 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन प्रथम ने ताज पहना था। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को किसने एकजुट किया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, डेनमार्क की मार्गरेट वन ने इन तीनों को एकजुट किया था। मार्गरेट वन डेनमार्क की रीजेंट और नॉर्वे की और स्वीडन की, जिन्होंने कूटनीतिक युद्ध के द्वारा वंशवादी नीतियों को आगे बढ़ाया, जिसके कारण कालमर संघ बना, जिसने 1523 तक डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को और 1814 तक डेनमार्क और नॉर्वे को एकजुट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रैंकलिन। देखिए यहाँ पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये जो थे ये क्या थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट और उपराष्ट्रपति हेनरी ए वॉलेस ने 1940 का चुनाव जीता, और जब देश द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा था, उसमें प्रवेश कर रहा था, तब वे राष्ट्र के शीर्ष पर थे, मतलब वही राष्ट्रपति थे। चीन में शाही परीक्षाओं की पहली प्रणाली आधिकारिक तौर पर किसने शुरू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, हान बूडी। ठीक है, हान बूडी इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने एग्जाम स्टार्ट कराया था। इस प्रणाली को शुरू में उत्तराधिकारी हान राजवंश द्वारा अपनाया गया था, लेकिन 124 ईसा पूर्व में हान सम्राट बूडी के शासनकाल के तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और परीक्षण करने के लिए एक शाही विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। लोकतंत्र एक सरकार है जिसमें सभी की हिस्सेदारी है, ये राय किसकी थी? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये कहा गया था। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी की हिस्सेदारी होती है, यह अब्राहम लिंकन का विचार था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र ने लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सोच का उपयोग करने का अधिकार दिया है।
100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, इंग्लैंड और फ्रांस। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। 100 साल का युद्ध फ्रांसीसी सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक लंबा संघर्ष था। यह 1333 से 1453 तक चला, इसलिए इसे अधिक सटीक रूप से 116 वर्षों का युद्ध कहा जाना ज्यादा ठीक है, लेकिन ये 100 साल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन को युद्ध में हार के बाद सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया था। सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा बी। किस युद्ध के बाद? तो वाटरलू के युद्ध के बाद सेंट हेलेना भेज दिया गया था। किसको? नेपोलियन को। फ्रांस ने 1815 की शुरुआत में एक नई भव्य सेना का गठन किया, जिसने 18 जून 1815 को वेलिंगटन के तहत एक सहयोगी सेना के खिलाफ वाटरलू में अपनी करारी हार से पहले अस्थायी सफलता का आनंद लिया। नेपोलियन को बाद में सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तुतनखामेन के मकबरे की खोज हावर्ड कार्टर और जॉर्ज हर्बर्ट ने किस वर्ष में की थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1922। आपको याद रखना है कब की गई है? 1922 में की गई है। हावर्ड कार्टर और कार्टर एक ब्रिटिश पुरातत्वविद और मिस्र विज्ञानी थे, जो 18वें राजवंश के फिरौन यानी कि तुतनखामुन, बोलचाल की भाषा में राजा कहा जाता है जिसे, कि अचूर्ण कब्र की खोज के बाद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। तो आपको ये याद रखना है कब की गई थी इनकी वो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1922 में। नेक्स्ट, क्रीमिया युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ए, 1853। क्रीमिया युद्ध अगर पूछा जाए तो 1853 में ये प्रारंभ हुआ था। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से रूसियों और ब्रिटिश, फ्रांसीसी और ओटोमन तुर्की के बीच क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया युद्ध है, जो जनवरी 1855 से सार्डिनिया पिडमोंट की सेना के समर्थन से चला था। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्रीमिया युद्ध कब स्टार्ट हुआ है, तो 1853 में। धर्म युद्ध का प्रथम युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1099। ठीक है, आपको याद रखना है 1099 में धर्म युद्ध का प्रथम युद्ध है वो समाप्त हुआ था। पहला धर्म युद्ध देखिए 195 से 1095 से 1099 तक कई धर्म युद्धों में से पहला युद्ध था ये, जिसमें पवित्र भूमि पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसे पोप अर्बन द्वितीय ने 1095 में क्लेरमोंट की परिषद में बुलाया था। पहला धर्म युद्ध कब से कब तक? 1096 से लेकर 99 तक, मतलब 1096 से लेकर 1099 तक चला था। और 1099 में इन्होंने क्या किया था? जो जेरूसलेम था उस पर दोबारा कब्जा कर लिया था। आपको ये भी याद रखना है, इस काम के तहत पहला जो धर्म युद्ध है वो समाप्त हुआ। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि धर्म युद्ध के अंत में क्या हुआ था, तो जेरूसलेम पर फिर से कब्जा कर लिया गया था। चीनी गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1927। ठीक है, चीनी गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था 1927 में। चीनी गृह युद्ध चीन गणराज्य की कुओमितांग है ना, केएमटी के नेतृत्व वाली सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लड़ा गया एक बहुत प्रमुख युद्ध था। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के संघीय राज्यों के राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, जेफरसन डेविस। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान संघीय राज्यों के राष्ट्रपति जेफरसन डेविस थे। जेफरसन डेविस पूर्ण रूप से जेफरसन फिनिस डेविस इनका पूरा नाम है, जो अमेरिकी गृह युद्ध जो 1861 से 1865 तक चला है के दौरान अमेरिका के कॉन्फेडरेट स्टेट के अध्यक्ष थे। ग्रीको फारसी युद्ध कब समाप्त हुआ? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 449 ईसा पूर्व, 449 ईसा पूर्व ग्रीको फारसी युद्ध समाप्त हुआ था। ग्रीको फारसी युद्ध, जिसे फारसी युद्ध भी कहा जाता है, 492 से स्टार्ट हुआ था और 400 यहाँ पे 90 यहाँ पे 42 होगा है ना, 42 से स्टार्ट हुआ था और 449 तक ये चला था। लगभग आधी सदी की अवधि में ग्रीक राजा और फारस द्वारा लड़ाया गया ये एक युद्ध की श्रृंखला थी पूरी। तो आपको ये याद रखना है 449 में समाप्त हुआ था।
फॉकलैंड का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। फॉकलैंड का युद्ध बहुत पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है, याद रखना है आपको। फॉकलैंड द्वीप युद्ध, जिसे फॉकलैंड युद्ध या मालविनास युद्ध या दक्षिण अटलांटिक युद्ध भी कहा जाता है, फॉकलैंड द्वीप समूह और संबंधित द्वीप निर्भरता पर नियंत्रण के लिए 1982 में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच एक संक्षिप्त अघोषित युद्ध लड़ा गया था, जिसे फॉकलैंड युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया ये युद्ध। ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ यूनानी स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1821। ठीक है, आपको याद रखना है 1821 में शुरू हुआ था। देखिए, ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम, जिसे आमतौर पर ग्रीक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, यूनानियों द्वारा किया गया एक सफल युद्ध था, जिसने ओटोमन साम्राज्य से ग्रीस को स्वतंत्रता दिलाई थी। मोहम्मद अली पाशा ने यूनानियों से लड़ने में मदद के लिए अपने बेटे इस्माइल को भी नौसेना में भेज दिया था। तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीक क्रांति पूछी जाती है। धर्म युद्ध के प्रथम युद्ध के अंत में किस शहर पर पुनः कब्जा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सही आंसर हो जाएगा सी, जेरूसलेम में। आपको याद रखना है कि पुनः कब्जा कर लिया गया था। पहला धर्म युद्ध कई धर्म युद्धों में से पहला था, जिसमें पवित्र भूमि पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसे पोप अर्बन द्वितीय ने 1095 में क्लेयर मोट की परिषद में बुलाया था और 1099 में इन्होंने क्या किया था? जेरूसलेम पर पुनः कब्जा कर लिया था। एंग्लो जूलू युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1879 में एंग्लो जूलू युद्ध लड़ा गया था। एंग्लो जूलू युद्ध 1879 में ब्रिटिश साम्राज्य और जूलू साम्राज्य के बीच लड़ा गया एक युद्ध है। तो कब लड़ा गया ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है 1879 में। कौन सा युद्ध औपचारिक रूप से पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ समाप्त हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रूस जापानी युद्ध। ठीक है, जो रूस जापानी युद्ध था, ये पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ समाप्त हुआ था। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, पोर्ट्समाउथ की संधि ने औपचारिक रूप से 1904-5 के रूसी जापानी युद्ध को समाप्त कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के पोर्ट्समाउथ नेवल शिपयार्ड में 6 अगस्त से 30 अगस्त तक चली वार्ता के बाद 5 सितंबर 1905 को इस पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे और रूस जापानी युद्ध समाप्त हो गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पेलोपोनेशियन युद्ध किन शहरों के बीच लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, स्पार्टा और एथेंस के बीच लड़ा गया युद्ध है पेलोपोनेशियन का युद्ध। देखिए, पेलोपोनेशियन युद्ध एक प्राचीन यूनानी युद्ध था, जो एथेंस के नेतृत्व वाली डेलियन लीग द्वारा स्पार्टा के नेतृत्व वाली पेलोपोनेशियन लीग के विरुद्ध लड़ा गया था। स्पार्टा ने 404 ईसा पूर्व में एथेंस को हराया था इस युद्ध में। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको और कौन सा वीडियो चाहिए है, कौन से टॉपिक पर चाहिए है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।